लोकार्पण समारोह। ये कवि सम्मेलन आज 9/11/2024 को सेक्टर 7 रोहिणी में आयोजित किया गया। इसमें अकादमी द्वारा आमंत्रित कविगण, जिनमें विनोद पाराशर जी, रामश्याम हसीन जी, सुश्री शैलजा एवं कुमार अनुपम, गुरविंदर बंगा आमंत्रित कवि रहे। सम्मेलन की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि जयसिंह आर्य जी ने की। विशेष अतिथि सुधाकर पाठक जी रहे और अतिथि संजय जैन जी। इस प्रोग्राम में अन्य कवियों ने भी काव्य पाठ किया। साथ ही वरिष्ठ कवित्री सुनीता भारल अनुश्री जी की किताब शेष फिर का लोकार्पण किया गया। प्रोग्राम की शुरुआत दीप प्रज्वलन करके माता शारदे को नमन करते हुए हुई। अध्यक्ष महोदय जयसिंह आर्य जी को विशेष अतिथि और हिंदी अकादमी से आए उपसचिव श्री ऋषि कुमार शर्मा जी को मंच पर स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया गया। तत्पश्चात पुस्तक का लोकार्पण हुआ और पुस्तक के बारे में डॉक्टर सुमन सैनी जी ने कुछ शब्द रखे। इसके उपरांत नई प्रेरणा फाउंडेशन के अध्यक्ष राकेश कुमार जी ने अपनी संस्था के बारे में विस्तार से बताया। हिंदी अकादमी से आए श्री ऋषि कुमार जी ने अकादमी द्वारा कवियों के लिए एवं अन्य योजनाओं को लेकर बात विस्तार से जानकारी दी, जिसके बाद हिंदी अकादमी द्वारा आमंत्रित कवि विनोद पाराशर जी, सुश्री शैलजा सिंह जी, रामश्याम हसीन जी, डॉक्टर गुरविंदर बांगा जी, कुमार अनुपम जी का काव्य पाठ हुआ। उसके उपरांत कवि सम्मेलन में आए अन्य कवियों ने काव्य पाठ किया, जिसमें पदम प्रदीप जी, असलम बेताब जी, राजेश तंवर जी, संजय गिरी जी, इब्राहिम अलवी जी, सरफराज अहमद फराज जी, सीमा वत्स जी, सुप्रिया सिंह वीणा जी, गोल्डी गीतकार जी, सरोज वाला जी, चंद्रकांता सिवाल जी, जावेद अब्बासी जी आदि रहे। धन्यवाद। सभी सम्माननीय मंचासीन अतिथियों से मेरा आग्रह है कि दीप प्रज्वलन के लिए मंच के सम्मुख आए और दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया यहाँ से सारे फोटो नहीं है, आ जाएंगे। हाँ, पंखा बंद कर दीजिए। पीछे वाले चले थे। और सबके पास मोबाइल है, फोटो आप ले सकते हैं। गिरी जी फोटो ले लें। हाँ, आपसे लेंगे फोटो। बाहर से कोई भी नहीं जला रहा है। रामश्याम हसीन जी और मैं बाहर से पुस्तक विमोचन का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि जो भी अतिथि हमारे यहाँ आए हुए हैं
उन सबका सम्मान कर लिया जाए। रामश्याम असीम जी जो मंचासीन अतिथि हैं उनका सम्मान कीजिए। जो सम्मान के लिए आगे आ जाइए, मेडिकल वहाँ सुधाकर पाठक जी आ जाए, नीचे आ जाए। तालियों से ताली बजाने से खुद का भी फायदा होता है और जो सामने खड़ा है उसका भी उत्साह बढ़ता है और मुझे भी एनर्जी मिलती है। उसके बाद राष्ट्रीय कवि, अंतर्राष्ट्रीय कवि डॉक्टर जयसिंह आर्य जी का सम्मान हो रहा है। आप जोरदार ताली से स्वागत करें। ऋषि कुमार जी कृपया आ जाए और उसके बाद राकेश जी भी आ जाए। कुमार अनुपम जी और उसके बाद शैलजा सिंह जी भी आगे आ जाए, उनका भी सम्मान। हमारे नई प्रेरणा फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। शैलजा जी का सम्मान। रामश्याम असीम जी भी आमंत्रित कवियों में से हैं। मैं आग्रह करूंगा जो प्रेरणा फाउंडेशन की तरफ से वो रामश्याम असीम जी का स्वागत कर दें। हाँ जी, बाद में हो जाएगा, पहले जरा होगी। हाँ हाँ, आप आ जाओ एक बार। कोई बात नहीं, मैं 60 से ऊपर हूँ। 60 से ऊपर सब बराबर हो गया। लेकिन मेरे कवि का फायदा होगा। डॉक्टर सुमन सैनी ये भी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी सम्मान। और जैसा कि बताया जा चुका है कि पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम भी है। इनमें हमारे सुरेंद्र कौर जी आएंगे नहीं, कुमार अनुपम, डॉक्टर सुमन सैनी जी हाँ वे भी आ जाए। हाँ, संजय फोटो लेते रहिए। संजय जी फोटो लेते रहिए। हाँ, सुमन सैनी जी। और बाकी सम्मान जिन जिन का भी करना है बुला लीजिए आप। हाँ। जी, जी। बहुत बढ़िया। अरे वाह वाह वाह, क्या क्या सुना? अच्छा जी, स्वागत है आपका। दरअसल इस प्रोग्राम की तैयारी और संचालन की जिम्मेवारी दे तो गई, लेकिन मुझे जानकारी बहुत कम। हाँ, मुकेश कुमार जी का स्वागत। तो जहाँ जहाँ मैं लड़ खड़ा हूँ रामश्याम असीम जी संभाल लेंगे। ये माइक ले लीजिए, उधर से बोल दीजिए। और देख लो। हाँ,
प्रेरणा फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का स्वागत है। और अगर किसी को लगता है तो बताना बाद में। राकेश जी आ जाए। हेलो हेलो राकेश जी आ जाए। हेलो। जोरदार तालियों से स्वागत करें राकेश जी का। सम्मान कार्रवाई से अब आगे बढ़ते हैं। जरूरत पड़ेगी तो बीच में फिर कर सकते हैं। अगला कार्यक्रम पुस्तक विमोचन का है। सुनीता भारत अनुश्री जी की जो पुस्तक है, आज उसका लोकार्पण होना है। क्योंकि पुस्तक लगभग 1.5-2 घंटे पहले ही हमें मिली है, तो इतनी जानकारी हम नहीं जान पाए। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, इसकी लेखिका अनुश्री जी जनसंचार में स्नातकोत्तर और दूरदर्शन में प्रशासनिक अधिकारी रही हैं। कविताएं, कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं। और एक इससे पहले साझा संग्रह आया था, एक मुट्ठी आसमान, उसमें इनकी कविताएं रही हैं। जहाँ तक मैं पन्ने पलट कर देख पाया हूँ, मेरी तरह ही चंद्र कविताएं लिखती हैं। और आज जिस पुस्तक का लोकार्पण होना है, उसका शीर्षक है शेष कृत। इनका अनु जी का मानना है, कविता जरूरी नहीं या आदत, ये दोनों कह नहीं सकती हूँ, पर वो सदा से मेरी संगनी रही है, मेरे एका काव्य संबल। तो बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ जो पुस्तक के ऊपर चर्चा करेंगे। बाकी बातें तो वो बता पाएंगे। जितना मैं समझ पाया वो मैंने बता दिया। अब सभी सम्मानीय अतिथियों से आग्रह है कि पुस्तक लोकार्पण की कार्रवाई शुरू करें। जी हाँ जी हाँ, पुस्तक की लेखिकाएं वो भी आ जाएं। और मैडम सैनी जी हैं, वो भी आ जाएं। राम श्याम असीम जी इस पुस्तक के प्रकाशक हैं, वो भी आ जाएं। और 2 हमारे आमंत्रित कवि साथी अनुपम जी, बक्का जी और मैडम शैलजा जी आ जाइए। एक किताब बधाई आपको। ये मेरे पास है। जाओ सबने जाओ। ये अनुश्री जी की पुस्तक का लोकार्पण संपन्न हुआ। अब इस पुस्तक में क्या है, इसके ऊपर परिचर्चा करने के लिए जी सम्मान स्वरूप आदरणीय दीदी जी को कुछ भेंट करना चाहती हैं। दीदी जी फोटो के हाथ में तो फोटो दिखा दो।
जोरदार तालियों से स्वागत करें ऋषि जी। पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है और पौधे बहुत उपयोगी होते हैं पर्यावरण संरक्षण में। अच्छा जी, ठीक है जी। मनुश्री जी के बारे में जो थोड़ा सा समय मिला था, जो मैं जान पाया वो मैंने बताया, लेकिन इस पुस्तक में क्या है इसके बारे में जो पूरी जानकारी है तो चर्चा का हमारे यहाँ आज है। हेलो हेलो मंच पर आसीन इस पुस्तक विमोचन समारोह के अध्यक्ष श्री जयसिंह जी आर्य महोदय तथा अन्य विशिष्ट अतिथिगण को नमन करते हुए सर्वप्रथम शेष फिर कविता संग्रह की कवयित्री और मेरी अनुजा सुनीता भरल अनुश्री को हृदय की अंतरतम गहराइयों के साथ मैं अनेकानेक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। यूं तो कवि हृदय की अभिव्यक्ति साहित्य की अनेक विधाओं में के माध्यम से पाठकों और श्रोताओं के समक्ष व्यंजित होती है, परंतु मैं ऐसा मानती हूँ कि मानवीय भावों और संवेदनाओं की सुंदरतम और श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से होती है। कवि अपनी बहुत ही गहरी बात को अत्यंत अल्प शब्दों में अपनी कविता से गागर में सागर भरकर श्रोताओं के मर्म तक पहुंचा सकता है। ये सामर्थ्य कविता में ही है। कवि की निरुक्ति या एटिमोलॉजी कवयः क्रांत द्रष्टारा ऐसा कहकर दी गई है। मैं संस्कृत लिंग्विस्टिक्स की विद्यार्थी रही हूँ, पढ़ाया है मैंने। तो कवि को क्रांत दृष्टा कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि कवि की दृष्टि सबकी दृष्टि का अतिक्रमण करके देखती है। जैसे एक उदाहरण से समझाना चाहूंगी कि एक खूब सा पेड़ है, बाकी सब उसको अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन एक कवि की दृष्टि उसमें भी अलौकिक सौंदर्य देख लेती है, अध्यात्म ढूंढ लेती है, कवित्व और कृतित्व सबकी खोज उस खूंट में एक कवि की दृष्टि ही कर सकती है और सुंदर शब्दों में कविताओं का सृजन कर देती है। अनुश्री सुनीता को यह क्रांत दृष्टित्व की सिद्धि बचपन से ही नैसर्गिक प्रतिभा के रूप में मिली थी, जो छुटपन में कॉपियों के पिछले पृष्ठों के ऊपर रेखांकित अपना आकार लेती रही और बढ़ती आयु के साथ निखरती भी रही। कालांतर में पारिवारिक और प्रशासनिक दायित्वों के व्यस्त जीवन में भी कविता जीवन संगिनी बनकर साथ साथ चलती रही। मौन में भी शब्द पनपते रहे और जीवन की आपाधापी में कागज के टुकड़ों पर मुखरित होते रहे, जो आज शेष फिर के रूप में हमारे सामने आए हैं और बीच बीच में अलग अलग पत्रिकाओं में छपते रहे। लेकिन आज जो ये संग्रह हमारे सामने आया है, ये इनकी अनुपम कृति बहुत ही प्रशंसनीय है, श्लाघनीय है और इसके लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं इनको देती हूँ। अनुश्री सुनीता कविता के साथ चित्रकला में भी पारंगत है। एक ऐसी अनूठी कलाकार हैं जो शब्दों की चित्र गढ़ती हैं और अपनी कल्पनाओं के रंगों से चित्रों में और कविताओं में भी रंग भरकर सुंदर, सरल और सहज भाव से प्रस्तुत करती हैं। इस विषय में मैंने कुछ तो अपनी भूमिका में भी लिखा है और शेष फिर में जो उन्होंने कविताओं का संग्रह अलग अलग शीर्षकों में वर्गीकृत करके रखा है, वो बहुत ही एक तरह से वर्गीकरण पाठकों के लिए बड़ा सुलभ हो जाता है कविताओं को ढूंढना। जैसे
प्रथम जो वर्ग है यादों के श्रद्धा सुमन, इसमें अदृश्य स्पर्श नामक एक कविता है जो हमारे पिताजी को इन्होंने समर्पित की है। काल जब काया ले जाता है तो क्या ले जा पाता है उन एहसासों को भी। ऐसे ही छूटते अपने में वक्त की बहती धार में काल का ग्रास बनकर छूट गया बहुत, मन को रीता कर रस छोड़ जाता है। और वास्तव में यह कविता पढ़कर एक हल्की सी टीस हर एक के हृदय में उठेगी, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकती। और एक हल्की सी सिहरन, जिस शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है, इन सरल शब्दों में उठती टीस आप सब अनुभव कर पाएंगे। अपने भावों को कविताओं के शब्दों में पिरोते हुए कमरे की सब वस्तुएं कैसे जीवंत हो जाती हैं, डायरी के पन्ने कैसे आकार ले लेते हैं, सवालों की धूप और जवाबों की छाह में जिंदगी अपने अर्थ ढूंढने की कोशिश में लगी रहती है। जैसे ये कविता मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। सुबह दोपहर की राह देखती है और दोपहर शाम की बाट देखती है। रात सुबह का करती है इंतजार और किस तरह साल दर साल बीतते खुद में खुद को पूछते हुए कविता जन्म लेती रहती है। क्या खूब कहा है अनुश्री ने। ये औरतें, इस वर्गीकरण के अंतर्गत आने वाली कविताएं, अपने काम को समर्पित औरतों के मन की व्यथा कथा अनेक परिधियों में बंद कर अपने जीवन को संतुलित करने की चेष्टा, पुरुषत्व के दम्भ के सामने अपने मन की गहराइयों को समझाने की असफल चेष्टा, सूरज और धरती का उदाहरण देकर, ये कविता आप अवश्य पढ़िएगा, सूरज और धरती का उदाहरण देकर पुरुष को धुरी मानकर चलने वाली नारी की कथा को कैसे अलग अलग कोणों से, भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों से, पंख पा जाने की कल्पनाओं से सरोबार करके कैसे हर कविता को उन्होंने अलग रूप में उकेरा है, ये वास्तव में पठनीय है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, और एक ओंकार ने पल भर में किया शांत, इन सभी कविताओं में अध्यात्म की वैचारिक गहनता भी आपको देखने को मिलेगी। जिंदगी को बहुत नजदीक से समझने की कोशिश हर कविता में अलग अलग अंदाज में दिखाई देगी, जो पाठक के मन में उठते सवालों का भी समाधान करेगी और अपने ही मन के कोनों से परिचय कराएगी। एक छोटी सी कविता है कि कितनी बड़ी दुनिया है इस छोटे से मन में, अंदर जाओ और बरसों बिता दो। क्या वो छोटे से 4 लाइनों की, 4 पंक्तियों की इस कविता में कितना बड़ा जीवन दर्शन समा। पत्थरों के शहर में और घुटन, इन कविताओं में शहरीकरण और इसकी संस्कृति से पनपने वाले जो समस्याएं हैं उनको बहुत ही सशक्त तरीके से उठाया गया है। अंतिम कविता शेष फिर में भविष्य में भी लेखन कार्य की निरंतरता को बनाए रखने के लिए बहुत ही सकारात्मक संदेश है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि शेष फिर की अगली कड़ी जल्दी से हमारे सम्मुख आए। मैं सुनीता अनुश्री को इस काव्य संग्रह के प्रकाशन की हार्दिक बधाई देती हूँ। वैसे तो एक एक कविता पे मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ, लेकिन समय के अभाव के कारण मैंने इतना कहा। अपनी शुभाशीष और शुभाकांक्षा देते हुए यह मेरे लिए अत्यंत गौरव का क्षण है और आशा करती हूँ कि सुनते पाठकों को ये सभी कविताएं पसंद आएंगी और उनका उत्साह बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त जो दूसरी एक मैडम सुनीन्द्र कौर ने, उनके कुछ शब्दों में उन्होंने बड़े अच्छे से इन कविताओं को सहेजा है, उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी कि हमारी आज की, उनका कथन है उससे मैं पढ़ रही हूँ, हमारी आज की भावी पीढ़ी कुछ ज़्यादा ही आधुनिक हो गई है। अपनी भाषा बोलने पढ़ने में उन्हें कठिनाई लगती है। मेरे विचार में उन्हें निकट लाने का यह एक माध्यम है। पुराने समय का प्यार, हंसी, उल्लास, परिवार का महत्व, दोस्ती की आवश्यकता, इन छोटी छोटी बातों को सरल और सहज कविताओं के द्वारा
समझाया गया है। और यदि हम ऐसा प्रयास करें इन सरल सहज शब्दों में लिखी कविताओं को अपनी जो छोटी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को हम इनसे अवगत कराएं, तो शायद अवचेतनता में ही यह उनको अपनी ओर बांध लेंगी। आजकल टूटते परिवार, बिखरता बचपन, विघटन की त्रासदी बहुत चुभती है। लंबी लंबी कविताएं पढ़ने के लिए न आज लोगों के पास समय है, न ही धैर्य है, किंतु छोटी छोटी भावनात्मक कविताएं अचानक ही मन के गहरे तक छू जाती हैं। सो आज की आवश्यकता के अनुसार अनुश्री जी की कविताएं हर कसौटी पर खरी उतरती हैं। वेदना, संवेदना, रिश्ते, नाते सभी कुछ तो चित्रित है इनमें। इसके साथ ही मैं एक छोटी सी कविता अपनी प्रस्तुत करना चाहूँगी इस प्रबुद्ध सहृदय वर्ग के सम्मुख, क्योंकि मैं विचार कर रही थी मौन पर और शब्दों पर। समझना यदि कोई चाहे तो मौन को भी बहुत गहरे तक समझ सकता है, और शब्दों का प्रयोग बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। ये शब्द ही हैं जो हमें किसी के बहुत नज़दीक भी ले जाते हैं, और शब्द ही हैं जो बहुत दूर पहुंचा देते हैं किसी से। तो इस छोटी सी कविता को मैं आपके सम्मुख रखती हूँ कि मौन की भी भाषा है मौन की भाषा अति सुंदर, है मौन की भाषा अति सुंदर। धीरे धीरे गहरे पैठों अंतःस्थल की गहराई में, तब अनहद नाद का परम सुख ऐसा निनाद फैलाता है कि जगत शून्य हो जाता है। इसके साथ ही मौन कैसे शब्दों को मुखरित कर देता है। नव सृजन मौन में होता है। दोबारा कहूंगी इस पंक्ति को, नव सृजन मौन में होता है, पर जग चलता है शब्दों से। जब मौन मुखर हो तब होता बुद्धत्व प्रकाशित शब्दों से। शब्दों का चयन सही हो तब जीवन होगा मंगल सुखकर। शब्दों का चयन सही हो तब जीवन होगा मंगल सुखकर। और शब्द यदि न मिले सुंदर, तब मौन ही होगा श्रेयस्कर। तब मौन पंक्तियों के साथ मैं विराम दूंगी अपने वक्तव्य को, और सुनीता को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं। जी राकेश, तो मैं राकेश जी से आग्रह करूंगा कि अपनी संस्था के बारे में 2 शब्द जो कहना चाहते हैं, उनका स्वागत है। मेरा नाम राकेश है, मैं नई प्रेरणा फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। नई प्रेरणा फाउंडेशन जो है वो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, या बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिसके ऊपर बच्चों को कुछ पे नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट हम बच्चों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कंप्यूटर ये सब ट्रेनिंग देते हैं। और जितने भी हमारे सेंटर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू चलते हैं, वो गवर्नमेंट के फंड से चलते हैं। अभी हमारी बहुत सारी स्कीमें हैं जो अलग अलग स्टेटों में चल रही है। जैसे यूपी के अंदर चलता है UPSDM, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन। बिहार के अंदर भी हमारे बहुत सारे सेंटर्स हैं। तो ऐसे लोग जिन्हें जो फीस पे नहीं कर पाते और जिनको नीड है गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिल जाए अच्छा, तो वो चीज़ हम प्रोवाइड करें। राकेश कुमार जी के वक्तव्य के बाद पुस्तक पर चर्चा चल रही थी। अब इसी पुस्तक पर दूसरा वक्तव्य देने वाले हैं उषा सैनी जी। उषा सैनी जी से मैं आग्रह करता हूँ, कृपया आप एक उच्चाधिकारी रिटायर्ड हुए हैं, शायद शिक्षा विभाग से अगर मैसेज हो पाया था। जी और अध्यक्ष महोदय को समय देने के लिए
हृदय के जो मेरे भाव है वो मेरी वाणी पर ना हावी हो जाए, इसी डर से लिख कर लाई हूँ, वही पढ़ूंगी। एक कमसिन मृदु भाषिणी अल्प भाषिणी चुपचाप अपनी किताबों में डूबी प्यारी सी बच्ची मेरी सहोदरा अचानक अनुश्री बनकर सामने खड़ी हुई। बड़ी ही विस्मित थी मैं, कैसे जीवन के हर रंग, हर अनुभव और हर संवेदना को सुंदर सहज शब्दों में उकेरा है उसने। गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। एक मध्यम वर्गीय परिवार में 6 भाई बहनों को उस जमाने में, या मैं कहूँ उस युग में, अब तो युग लगता है वो, उस जमाने में अलग अलग कमरे तो नहीं पर एक अलमारी पुस्तकों की और एक अलमारी कपड़ों की मिलती थी, जिसके शेल्फ को बांट दिया जाता था सभी भाई बहनों में। वही सबकी अमूल्य और निजी धरोहर हुआ करती थी। कभी कभी उदारता दिखाते हुए बेतरतीब किताबों व कपड़ों को संभालने का जुनून मुझे चढ़ जाता था, और तभी एक आध बार अपनी सबसे छोटी बहन के शेल्फ में रखी विज्ञान की इंग्लिश मीडियम की पुस्तकों व डायरियों के बीच कुछ पन्ने हिंदी में लिखे नजर आते। मैं सरसरी तौर पर उन्हें पढ़ती, मन ही मन उसकी भावनाओं के चित्रण को सराहती और चुपचाप वापस वहीं रख देती, इस विश्वास के साथ कि उसकी प्राइवेसी कहीं शंकित ना हो जाए। हाँ, उसके द्वारा बनाई गई कलाकृतियाँ और पेंटिंग्स तो सबको दिखाई देती थी, पर शब्दों की इन अति संवेदनशील कलाकृतियों का बोध शायद परिवार में किसी को न था। धीरे धीरे लघु प्रकाशनों के माध्यम से ऐसे एहसास हुए जो गौरवान्वित करने वाले थे। मैं तो वाणिज्य, अर्थशास्त्र और प्रबंध की छात्रा थी। साहित्यिक समझ, शब्दकोश व व्याकरण में थोड़ी कच्ची थी, परंतु प्रस्तुत संकलन के श्रद्धा सुमन से लेकर, पहले जो श्रद्धा सुमन जो पिताजी को उन्होंने समर्पित किया, से लेकर अंत में एकात्म जैसे आध्यात्मिक विषय की श्रृंखला व चित्रण को और जीवन के प्रत्येक अनुभव, एहसास और भावों को सहजता से प्रस्तुत किया है। ये अत्यंत सराहनीय है और मेरे जैसे साधारण पाठक को आरंभ से अंत तक बांधे रखती है। शेष फिर के विमोचन के अवसर पर मैं उन्हें बधाई देती हूँ और आप सबके आशीर्वाद की भी कामना करती हूँ। प्रत्येक पाठक के लिए जैसे निजी प्रसंग बन सुकून प्राप्त कर जुड़ने का कार्य कर सके, ऐसा ही इन सुंदर रचनाओं में प्रस्तुत किया गया है। इसी शुभकामना के साथ शीघ्र ही फिर शेष फिर की आशा रखते हुए आप सबका बहुत मेरी आवाज पीछे तक जा रही है क्या? एक बार आ रही है। ये पुस्तक पर परिचर्चा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इससे पहले कि कवि सम्मेलन की कार्रवाई पूरी की जाए, तो जो मंचासीन अतिथि हैं उन्हें आना पड़ेगा श्रोता के रूप में। तो मैं आग्रह करूंगा सुधाकर पाठक जी से इस अवसर पर कुछ कहना चाहें। स्वागत है आपका। इंडिया अकादमी की तरफ से कवि आयोजित होने को सुनने का आज अवसर है। मंच पर आसीन आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अंतर्राष्ट्रीय कवि श्री जयसिंह आर्या जी, डॉक्टर जयसिंह आर्या जी, हिंदी अकादमी के यशस्वी उप सचिव श्री ऋषि कुमार शर्मा जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, और मेरे वरिष्ठ सहयोगी और हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के पदाधिकारी श्री गुरुवत पारासर जी, आदरणीय सरोज शर्मा जी, अकादमी के सलाहकार श्री विजय शर्मा जी, मेरे सभी मित्र बैठे हैं, चंद्रेश जी बैठी हैं और सक्सेना मैडम बैठी, सब लोग परिचित हैं। हम लोग कहीं ना कहीं भगत साहब बैठे हैं, पिछले गजल में हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं हम सब लोग, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पे हम सब लोग मिलते रहते हैं अलग अलग जगह, सब लोग एक परिवार के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। जहाँ तक
बहुत सौभाग्य का विषय कि आप सब लोग इस अकादमी के एक छोटे से सभागार में 3 मंजिल चढ़कर ऊपर तक पहुंचे हैं। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है आप सब लोग यहाँ पधारे हैं। और मुझे आदेश हुआ था हमारे मित्र रामश्याम सिंह जी की तरफ से कि एक छोटा ऐसा आयोजन करना चाहते थे। उनका एक छोटी सी जगह है जहाँ पे अगर व्यवस्था हो सकती तो आपके लिए समय उपलब्ध रहेगा। मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तानी भाषा अकादमी इस जगह को, इस स्थान को निःशुल्क उपलब्ध कराती है। कभी भी कोई भी कार्यक्रम यहाँ होता है, अच्छे लगातार कार्यक्रम होते हैं यहाँ पर, तो ये जो व्यवस्था है निःशुल्क रहती है। हम भी उसमें हम 2-3 लोग वैसे फ्री में मिलते हैं यहाँ पर। कोई आए सब व्यवस्था देखने के लिए। हमें लगभग 10-11 बजे यहाँ जाना होता है। आज पारसर जी 10-10:30 बजे से यहाँ पे आज इनकी ड्यूटी लगी थी, विजय शर्मा की लगी थी। तो हम इन आयोजनों पर, क्योंकि जब हमने अकादमी का शुभारंभ किया, श्रीमती सरोज शर्मा जी बैठी, हमारी संस्थापक सदस्य आए, चंदेश जी हमारे पुराने साथी रही है। उस समय हमें छोटे छोटे कार्यक्रमों को करने के लिए मैं कहूँगा कार्य समिति की जो मीटिंग करनी होती थी उसके लिए भी जगह ढूंढने की बहुत दिक्कत होती थी। हमने बहुत सारी जगह पर पार्कों में बैठकर, सेंट्रल पार्क में बैठकर वहां जाके हम अपनी मीटिंग क्या करते थे, बातचीत क्या करते थे। तो हमने कहा एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पर हम लोग छोटी मोटी गोष्ठी कर सकें, पुस्तक पर चर्चा कर सकें, छोटी काव्य गोष्ठियाँ कर रहे हैं। इसलिए इसकी व्यवस्था की गई और ये हिंदुस्तानी भाषा अकादमी तरफ से निःशुल्क उपलब्ध रहती सभी साहित्यिक आयोजनों की। एक तो बात ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, हिंदुस्तानी भाषा का आज मैं 2 तरह की भूमिका में आया हूँ। एक तो मैं हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष के रूप में हूँ, दूसरा हिंदी अकादमी की कार्य समिति का सदस्य भी मैं हूँ। तो मेरी बात दिल्ली सरकार की जो हिंदी अकादमी है उसकी जो गवर्निंग बॉडी बनी है उसमें मुझे जिम्मेदारी इस बार दी गई है। उसकी सुनील शर्मा जी के साथ उनकी टीम में मैं हूँ, DCT के साथ हमें काम करने का अवसर मिल रहा है। पर मेरा बहुत बढ़िया अनुभव है। आप इस समय देख रहे होंगे हिंदी अकादमी को कि पिछले कुछ महीनों से आप लोगों ने इस बात को महसूस किया होगा कि हिंदी अकादमी बहुत सक्रिय नजर आ रही होगी। उस सक्रियता में चाहे हमारे सचिव हैं संजय कुमार गर्ग साहब, चाहे उप सचिव हैं, चाहे और लोग हैं, कुसुम मिश्रा जी पीछे बैठी हुई हैं, या संचालन समिति के लोग हैं, पूरे एक्शन मोड में है सब लोग। और लगातार आप चाहे वो संस्थागत कार्यक्रम हो, चाहे हिंदी अकादमी के व्यक्तिगत कार्यक्रम हो, चाहे राष्ट्रीय कार्यक्रम हो, एक दिन में 2-2, 3-3 कार्यक्रम चल रहे हैं। इस समय भी कई कार्यक्रम चल रहे होंगे। 17 तारीख को फिर हमारा कार्यक्रम है, 18 तारीख को फिर हिंदी भवन में शिक्षकों के लिए काम कर रहे हैं, फिर हम बच्चों के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता कर रहे हैं। अभी हमने कलरव का आयोजन किया था जिसके अंदर करीब 35 विद्यालयों ने, 36 विद्यालयों ने जिसमें कलरव के अंदर नाटकों की प्रस्तुतियां की थी। और हम नृत्य उत्सव करने वाले हैं 2 दिवसीय LDC सभागार के अंदर। तो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं इस बारे में। आप सब लोगों से मिलकर हमेशा अच्छा लगता है, ऊर्जा मिलती है। और आप सब लोग क्योंकि बहुत वरिष्ठ रचनाकार यहाँ बैठे हुए हैं, जगह सभागार बहुत छोटा है लेकिन यहाँ बैठा हुआ एक व्यक्ति एक संस्था के बारे में, ये कहीं से छोटी हुई चीज है। जहां तक पुस्तक के ऊपर ना बोलना, क्योंकि ये पुस्तक का लोकार्पण हुआ तो सबसे पहले तो इस पुस्तक के विषय में प्रकाशक को मैं कहना चाहता हूँ, ये बेहतरीन पुस्तक छप के आई है। पहले तो इसकी जो गुणवत्ता है, क्योंकि हमने भी प्रकाशन किया है अकादमी, और ये बड़ा दुरूह कार्य है। प्रकाशन करना हर एक की बस की बात नहीं, हमने तो करके छोड़ दिया। ये अंग्रेजी में कहा जाए ये थैंकलेस जॉब है। खासकर जो लोग साहित्य से जुड़े हुए उनको प्रकाशक के तौर पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप कितनी भी अच्छी चीज बनाइए, कितनी ही कम पैसे में उपलब्ध करा दीजिए, चाहे आप 2-4 हजार अपनी तरफ से लगा दो, सामने वाले को लगता है कि कुछ और मिलता रहे, तो इसमें हमारे संबंधों को बिगड़ने का खतरा। ऐसी ही खबरों के साथ जुड़े रहें संचार न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।